Okay, third disease of infection in the larynx is laryngeal diphtheria. इसके नाम में ही कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, विच इज़ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया. कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया ये पॉजिटिव एजेंट होगा. अब कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया होता है वो प्राइमरीली कौन से पार्ट में अफेक्ट करता है, इन्वेड करता है? वो सॉफ्ट पैलेट हो गया, ओरोफेरिंग्स हो गया, दूसरा टॉन्सिल्स, ठीक है. प्राइमरीली ये सब रीजन में इन्वेड करता है, इन्फेक्ट करता है. उसके बाद यहाँ पे अगर इन्वेड हुआ तो ये इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ सूडो मेम्ब्रेन फॉर्म करता है. सूडो मेम्ब्रेन होता क्या है? जो एक्सुडेशन ऑफ द सेल्स होते हैं, ठीक है, उनका एक एक्यूमुलेशन होता है, उसके वजह से सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है. अब ये सूडो मेम्ब्रेन ओरोफेरिंग्स, टॉन्सिल्स, सॉफ्टवेयर यहाँ से एक्सटेंड होते होते लैरिंग्स में आ जाए तो उसे कहते हैं लैरिंजियल डिप्थेरिया. तो इसमें मेन याद रखने की चीज़ ये है कि लैरिंजियल डिप्थेरिया इज ऑलवेज सेकेंडरी टू फॉशियल डिप्थेरिया. सबसे पहले फॉशियल डिप्थेरिया होगा, उसके बाद ही लैरिंजियल डिप्थेरिया होगा. अब इसकी ईटियोलॉजी तो चिल्ड्रन में ही होता है मोस्ट कॉमनली, एज लेस देन 10 ईयर्स. लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में इम्यूनाइजेशन की वजह से इसका इंसिडेंस होता है जो डिप्थेरिया का वो कम हो गया है ड्यू टू वाइड स्प्रेड इम्यूनाइजेशन. फिर देखते हैं इसकी पैथोलॉजी कौन सी होगी. पैथोलॉजी में 2 पॉइंट आ रहे हैं इसमें. सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अ सूडो मेम्ब्रेन. ओके, फॉर्मेशन ऑफ सूडो मेम्ब्रेन, टफ सूडो मेम्ब्रेन, विच ये क्या करती है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करती है. दूसरा पॉइंट है वो है एक्सोटॉक्सिन. ये जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया है ये टॉक्सिन रिलीज करता है बॉडी में, ताकि वो टॉक्सिन दूसरी जगह पे जा सके बॉडी के और वहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड कर सके. अगर एक्सोटॉक्सिन रिलीज कर दिया ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया ने तो वो बाकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पे जाएगा. लाइक हार्ट में गया तो मायोकार्डाइटिस कर सकता है. फिर अगर नर्व्स में गया तो न्यूरल्जिक कॉम्प्लिकेशन, ये सारे कॉजेज हो सकते हैं और भी बहुत सारे, मेनली ड्यू टू एक्सोटॉक्सिन. ये हो गए 2 पॉइंट पैथोलॉजी के. सबसे पहला सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, दूसरा है एक्सोटॉक्सिन. अब क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं. क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले जनरल सिम्टम्स लाइक फीवर हो गया, ओके. दूसरा हो गया मैलेस, जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट. फिर हो गया सोर थ्रोट एंड अदर साइंस ऑफ द टॉक्सेमिया होता है, वो हो गए जनरल सिम्टम्स में. फिर दूसरा आता है लैरिंजियल सिम्टम्स. लैरिंजियल सिम्टम्स में क्या होगा? कफ होगा, दूसरा डिस्पनिया होगा, स्ट्राइडर होगा. स्ट्राइडर मेनली इंस्पिरेटेड स्ट्राइडर होता है. फिर उसके बाद हॉर्सनेस ऑफ वॉइस. ये सारे लैरिंजियल सिम्टम्स हो गए. किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. फिर लैरिंजियल सिम्टम्स के बाद मेम्ब्रेन, सूडो मेम्ब्रेन फॉर्म होती है. वो कहाँ पे होती है? सबसे पहले टॉन्सिल, सॉफ्ट पैलेट, ओरोफेरिंग्स वहाँ पे होती है. फिर नीचे धीरे धीरे एक्सटेंड करके लैरिंग्स में आ जाती है. फिर लास्ट होगा क्लिनिकल फीचर होगा सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी. इसकी वजह से नेक होगा वो एकदम सोलन एडिमेटस नेक हो जाएगा और इसका टिपिकल अपीयरेंस होगा वो बुल नेक अपीयरेंस. ये हो गए क्लिनिकल फीचर्स. अब डायग्नोसिस कैसे करता है? डायग्नोसिस प्योरली क्लिनिकल, मेजरली या मोस्टली सेकेंडरी टू फॉशियल डिप्थेरिया ही होता है. और अगर डायग्नोसिस कंफर्म करना हो तो कल्चर ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया कल्चर कह सकते हैं, या फिर स्मीयर ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया. फिर उसके बाद ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले एंटीटॉक्सिन देनी होगी अगेंस्ट द कॉर्निबैक्टीरियम. ओके, एंटीटॉक्सिन, डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन, उसका डोज डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द इलनेस. तो इसका डोज जो वेरी करेगा, वो डोज की जो रेंज होगी वो 20,000 टू 1 लाख यूनिट. और रूट कौन सा होगा? IV इंजेक्शन. एंटीटॉक्सिन का रोल क्या होता है कि जो एक्सोटॉक्सिन रिलीज किया था कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया ने, उसको न्यूट्रलाइज करता है एंटीटॉक्सिन. दूसरा होगा वो एंटीबायोटिक. कौन सा एंटीबायोटिक होगा? बेंजाइल पेनिसिलिन एंटीबायोटिक. इसका डोज होगा वो 5 लाख यूनिट. रूट होगा इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस इंजेक्शन. इसका ड्यूरेशन जो डोज कब देते हैं? 6 आवर्स फॉर 6 डेज. एंटीबायोटिक के बाद मेंटेनेंस ऑफ द एयरवे,
लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसकी वजह से एयरवे को हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो एयरवे मेंटेन कैसे कर सकते हैं? रिमूवल ऑफ द सूडो मेम्ब्रेन सबसे पहले, या फिर ट्रेकियोस्टोमी, इंक्यूबेशन, ये सारे मेथड्स है फॉर एयरवे मेंटेनेंस। फिर लास्ट है वो कंप्लीट बेड रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट करना होता है पेशेंट को। ये हो गई ट्रीटमेंट। अब इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगा? तो वो होगा एस्फेक्सिया ड्यू टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरा होगा मायोकार्डाइटिस और सर्कुलेटरी फेलियर, एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है उसकी वजह से ये होगा। फिर थर्ड होगा वो पैलेटल पैरालिसिस एंड नेजल रीगर्जिटेशन। जो फूड होगा वो नेजल कैविटी में रिगर्जिटेट करेगा ड्यू टू पैलेटल पैरालिसिस। जो पैलेट, सॉफ्ट पैलेट पे मेम्ब्रेन फॉर्म होती है उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाएगा ऑफ द पैलेट, विच विल लीड टू नेजल रिगर्जिटेशन ऑफ द फूड। फोर्थ और लास्ट होगा वो लैरिंजियल एंड फेरिंग्स पैरालिसिस। ये हो गया इसका कॉम्प्लिकेशन, एस्फेक्सिया, मायोकार्डाइटिस और सर्कुलेटरी फेलियर, पैलेटल पैरालिसिस और नेजल रिगर्जिटेशन ऑफ फूड, लास्ट में लैरिंजियल और फेरिंग्स पैरालिसिस। तो अभी देखेंगे रिंकीस इडिमा के बारे में। रिंकीस इडिमा का एक दूसरा नाम क्या है? पॉलीपॉइड डीजनरेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स के पॉलीपॉइड डीजनरेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। अब नाम में ही वोकल कॉर्ड्स है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो वोकल कॉर्ड में ही होगा, एडिमा होगा वो वोकल कॉर्ड में होगा। अब रिंकीस इडिमा होता कहाँ पे? इन द रिंकीस स्पेस होती है इन द वोकल कॉर्ड, वहाँ पे रिंकीस इडिमा होता है। तो अब रिंकीस स्पेस के बारे में देखते हैं, वो प्रेजेंट कहाँ पे होती है। तो ये रिंकीस स्पेस कहाँ पे होती है? ये जो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द या म्यूकस लेयर ऑफ द वोकल कॉर्ड होती है, विच इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और बाकी पूरे लेरिंग्स में सीलेटेड कॉलमनार। ठीक है, सिर्फ वोकल कॉर्ड्स में ही स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो जो म्यूकस लेयर होती है उसके नीचे सब एपिथेलियल स्पेस होती है, इसी को बोलते हैं रिंकी स्पेस। ठीक है, सब एपिथेलियल या सब म्यूकोसल स्पेस इन द ट्रू वोकल कॉर्ड, इट इज नोन एज रिंकी स्पेस। यह प्रेजेंट कहाँ पे होती है? सबसे पहले तो एपिथेलियल लेयर और वोकल लिगामेंट, ये वोकल लिगामेंट है, इसके नीचे वोकैलिस मसल है। वोकल लिगामेंट और एपिथेलियल लेयर के बीच में स्पेस होती है सब एपिथेलियल स्पेस, विच इज नोन एज रिंकी स्पेस। यहाँ पे एडिमा होगा, देन इट इज नोन एज रिंकर्स इडिमा। तो रिंकीस इडिमा इन द सब एपिथेलियल स्पेस, ये होगी इसकी डेफिनेशन। और ये जो स्वेलिंग होगी इन द रिंकी स्पेस वो बायलैटरल होगी, दोनों वोकल कॉर्ड्स में होगी। ये वोकल कॉर्ड होते हैं वो ट्रू वोकल कॉर्ड होते हैं। तो बायलैटरल स्वेलिंग इन द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द ट्रू वोकल कॉर्ड। ट्रू वोकल कॉर्ड के दो पार्ट्स थे, ठीक है, एक कार्टिलेजिनस था और दूसरा था मेम्ब्रेनस। तो रिंकीस इडिमा वो मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द ट्रू वोकल कॉर्ड में होगी। जो एंटीरियर कमिशर वाला पार्ट था, ठीक है, एंटीरियर 2/3 पार्ट फॉर्म कर रहा था ट्रू वोकल कॉर्ड में, वो मेम्ब्रेनस पार्ट था, उसमें स्वेलिंग होगी इन द रिंकीस इडिमा। अब इसकी जो एज होती है वो मिडल एज्ड मेल एंड फीमेल, ठीक है, दोनों में हो सकती है। फिर उसके बाद इसका कॉज क्या हो सकता है? तो मिस यूज़ ऑफ द वॉइस, लाइक शाउटिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा देर तक ज़ोर से चिल्लाते रहना। फिर कोई भी इन्फेक्शन इन द लैरिंग्स, या फिर साइनस में साइनोसाइटिस, ये सारे कॉज हो सकते हैं। फिर दूसरा हो सकता है स्मोकिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, स्मोकर्स में ज़्यादा देखने को मिलता है रिंकीस इडिमा। या फिर लैरिंगोफेरिंग्स रिफ्लेक्स, ये सारे कॉज हो सकते हैं ऑफ द रिंकीस इडिमा। फिर उसके बाद क्लिनिकल फीचर क्या होगा? तो वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग है, इसका मतलब वॉइस में चेंज आएगी, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस हो जाएगी, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस। ट्रू वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग हुई, इडिमा हुआ, उसकी वजह से जो पेशेंट होगा वो अपने फॉल्स वोकल कॉर्ड यूज़ करेगा साउंड प्रोडक्शन के लिए, और फॉल्स वोकल कॉर्ड यूज़ करने की वजह से जो साउंड होगा वो कैसा होगा? रफ साउंड होगा, लो पिच साउंड होगा, रफ और लो पिच साउंड होगा। फिर अगर डायग्नोसिस में हम इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी करें, तो उसमें हमको जो वोकल कॉर्ड का अपीयरेंस दिखेगा वो एकदम स्वोलन अपीयरेंस दिखेगा, इडिमा प्रेजेंट हो वैसा ही दिखेगा हमको। इसको बोलेंगे रिडक्शन ग्लोटोस्कोपी, जिसमें जो स्ट्रिप ऑफ द एपिथेलियम है जो जिसमें एडिमा हुआ है उसको रिमूव कर देंगे फ्रॉम वन साइड। और ये बायलैटरल होती है, ठीक है,
सबसे पहले एक साइड की रिमूव करेंगे, उसके 3-4 वीक बाद दूसरे साइड की स्ट्रिप मतलब एपिथेलियल लेयर रिमूव करेंगे। फिर दूसरी वो वॉइस रेस्ट, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना नहीं होता। फिर स्पीच थेरेपी। ये सारी हो गई ट्रीटमेंट ऑफ द रिंकिस इडिमा। कि ये इमेज है ऑफ द रिंकिस इडिमा। आप देख सकते हैं जो एपिथेलियल सब एपिथेलियल स्पेस होती है आगे की साइड प्रेजेंट होती है, आगे की साइड वहाँ पे इडिमा होगा, स्वेलिंग होगी, तो रिंकिस इडिमा कहते हैं उसको। और इसकी सर्जिकल जो प्रोसीजर थी रिमूव करने की वो क्या थी, डीकॉर्टिकेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, और उसका नाम क्या था, रिडक्शन ग्लोटोस्कोपी, जिसमें जो स्वोलन या इडिमा वाली स्ट्रिप होती है, ठीक है, जो इतना सा ही पार्ट होता है जो इडिमा जो स्वोलन हुआ होता है, इसलिए हम सिर्फ इतने पार्ट को ही रिमूव करते हैं सर्जिकली, तो इसका नाम है रिडक्शन ग्लोटोस्कोपी। और दूसरी ट्रीटमेंट में तो स्मोकिंग बंद करनी पड़ती है, दूसरा वॉइस रेस्ट, और लास्ट में स्पीच थेरेपी। ये हो गई पूरी रिंकिस इडिमा। ओके, तो अब देखेंगे टीबी ऑफ द लैरिंग्स। ओके, तो इसकी ईटियोलॉजी देखें तो इट इज़ ऑलवेज सेकेंडरी टू पल्मोनरी टीबी। और मेल्स को मिडिल एज मेल होते हैं उनमें मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है। अब सबसे पहले पल्मोनरी टीबी होगा, उसके बाद ही लैरिंग्स में टीबी जाएगा। तो जो ट्यूबरकुलर बेसिलाई होता है वो इन्वेड कैसे करता है इन द लैरिंग्स, तो बाय ब्रोंकोजेनिक स्प्रेड या हिमेटोजेनस स्प्रेड, ये दोनों रूट होता है जिससे जो बेसिलाई होता है वो पल्मोनरी से लैरिंग्स में जा सकता है। फिर इसकी पैथोलॉजी देखें तो जो लैरिंग्स में अगर टीबी हुआ तो वो पोस्टीरियर पार्ट को पहले अफेक्ट करेगा, उसके बाद एंटीरियर पार्ट को। और पोस्टीरियर पार्ट में कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, जो एरिटिनॉइड होता है, इंटर एरिटिनॉइड फोल्ड्स होते हैं। फिर धीरे धीरे आगे जाए तो एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, फिर आगे एपिग्लॉटिस, ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले पोस्टीरियर पार्ट को अफेक्ट करेगा, उसके बाद एंटीरियर। तो अगर ऑर्डर देखे जिस ऑर्डर में अफेक्ट करेगा इन द लैरिंग्स, तो वो होगा सबसे पहले इंटर एरिटिनॉइड फोल्ड, उसके बाद जाएगा एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड या वेंट्रिकुलर बैंड, वोकल कॉर्ड्स, और फिर एंड में एंटीरियर पार्ट जहाँ पे होता है एपिग्लॉटिस। ये ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ इन्फेक्शन या इन्वॉल्वमेंट। अब पल्मोनरी टीबी, ठीक है, लंग्स में से टीबी आया लैरिंग्स में, ये दोनों रूट से, ब्रोंकोजेनिक हिमेटोजेनस रूट से। उसके बाद जो इंटेक लैरिंजियल म्यूकोसा था उसमें इन्वेड किया। फिर इन्वेड करने के बाद ये क्या कर सकता है, इट कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सब म्यूकोजल ट्यूबरकल्स फॉर्म करता है, विच में लेटर अल्सरेट, एंड में अल्सर फॉर्म कर सकते हैं। फिर अगर लैरिंग्स के हम जो म्यूकोजा है उसको एग्जामिन करेंगे तो हमको क्या दिखेगा, रेड स्वोलन सूडो इडिमेटस, ठीक है, प्रॉपर इडिमा नहीं हुआ होगा, सूडो इडिमेटस अपीयरेंस, ये सारी फाइंडिंग्स होगी। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, वोकल कॉर्ड्स इन्फेक्ट हुए हैं तो वॉइस में चेंज आएगा, या वॉइस वीकनेस ऑफ द वॉइस, और बाद में फिर हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, ये सारे वॉइस चेंजेस आएंगे। फिर एपिग्लॉटिस इन्वॉल्व होगा तो स्वोलॉइंग में प्रॉब्लम आएगी, डिस्फिजिया हो गया, ओडाइनोफिजिया, ये सारे प्रॉब्लम्स होगी। और मैं अभी देखा अगर अल्सर फॉर्म हुआ द वोकल कॉर्ड्स, अल्सरेशन इन वोकल कॉर्ड्स, ये सारे हो गए क्लिनिकल फीचर्स। लैरिंजियल एग्जामिनेशन करेंगे तो सबसे पहले पोस्टीरियर पार्ट इन्वॉल्व होता है। पोस्टीरियरली सबसे पहले क्या इन्वॉल्व होगा, वो एरिटिनॉइड रीजन होगा, एरिटिनॉइड कार्टिलेज, इंटर एरिटिनॉइड फोल्ड्स, ये सारे स्ट्रक्चर्स। तो एरिटिनॉइड में स्वेलिंग होगी, दूसरा हो सकता है अल्सर फॉर्म हो सकता है। अब जो स्वेलिंग होगी इन द एरिटिनॉइड, इट विल अपीयर, इसका अपीयरेंस है मैमिलेटेड अपीयरेंस ऑफ द इंटर एरिटिनॉइड फोल्ड। और दूसरा हो सकता है सुपरफिशियल अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं इन द एरिटिनॉइड रीजन। दूसरा पार्ट होगा वो होगा वोकल कॉर्ड्स में भी स्वेलिंग होगी, ये अल्सर फॉर्म होगी। अब वोकल कॉर्ड्स में अल्सर फॉर्म हुए तो उसका स्पेसिफिक टर्म है, वो है माउस निबल्ड अपीयरेंस ऑफ द वोकल कॉर्ड। ऐसा लगेगा जैसे चूहे ने वोकल कॉर्ड को कुतर खाता है ना, वैसा उस टाइप का अपीयरेंस, माउस निबल्ड अपीयरेंस ऑफ वोकल कॉर्ड। फिर आगे जाएगा तो एपिग्लॉटिस इन्वॉल्व होगा। एपिग्लॉटिस में हमने देखा कि प्रॉपर इडिमा नहीं होगा, सूडो इडिमा प्रेजेंट होगा, इडिमेटा जैसा दिखेगा हमको लेकिन इडिमा नहीं होगी, वह सूडो इडिमा। इसका जो अपीयरेंस होगा वो स्पेसिफिक नाम है टर्बन एपिग्लॉटिस। ये जो मेजर टर्म्स है याद रखने के, वही कि मैमिलेटेड अपीयरेंस,
इन द इंटर मेमिलेटेड स्वेलिंग इन द इंटर एरिटिनॉइड रीजन। फिर दूसरा है माउस निबल्ड अल्सर इन द वोकल कॉर्ड। फिर दूसरा है टर्बन एपिग्लॉटिस विच इज ड्यू टू सूडो एडिमा इन द एपिग्लॉटिस। ये सारे स्पेसिफिक टर्म्स है जो याद रखने हैं लैरिंजियल एग्जामिनेशन में। दूसरा हमको स्वेलिंग तो हर जगह भी दिखेगी, जो बाकी एरिया लाइक वेंट्रिकुलर बैंड हो गए, वेंट्रिकुलर बैंड, इंटर एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, ये सब में भी स्वेलिंग तो प्रेजेंट ही होगी। ये हो गया इसका लैरिंजियल एग्जामिनेशन। डायग्नोसिस देखिए तो डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, बाय द एक्सरे ऑफ द चेस्ट एक्सरे। फिर दूसरा कल्चर स्मीयर टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ ट्यूबरकुलर बैसिलाई एंड ऑल्सो टू रूल आउट अदर कंडीशन लाइक कार्सिनोमा तो नहीं है लैरिंग्स का, वो सब रूल आउट करने के लिए ये दोनों इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद ट्रीटमेंट सेम एज द पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस विच इज़ एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी, ये ATT। ये हो गया पूरा TB ऑफ द लैरिंग्स। ये इमेज है ऑफ द TB ऑफ द लैरिंग्स। यहाँ पे सबसे पहले पोस्टीरियर पार्ट अफेक्ट होगा क्या इंटर एरिटिनॉइड रीजन या एरिटिनॉइड कार्टिलेज वाला पोर्शन जहाँ पे स्वेलिंग होगी, जिसको बोलेंगे मेमिलेटेड एरिटिनॉइड। यहाँ पे पार्ट्स में स्वेलिंग हुई है, कोई लॉब्यूलेटेड अपीयरेंस है, इसलिए मेमिलेटेड एरिटिनॉइड्स। फिर उसके बाद आगे जाके वोकल कॉर्ड्स में अल्सर फॉर्म करेगा जिसका नाम था माउस निबल्ड वोकल कॉर्ड्स, या चूहे ने ऐसे कुतर खाया वैसा अपीयरेंस होता है ऑफ द वोकल कॉर्ड, माउस निबल्ड वोकल कॉर्ड्स। फिर आगे एपिग्लॉटिस होता है जहाँ पे सूडो एडिमा प्रेजेंट होगा, ठीक है, एडिमा टाइप अपीयरेंस होगा, इसको बोलते हैं टर्बन एपिग्लॉटिस। ऐसा लगेगा जैसे पगड़ी जैसा स्ट्रक्चर होगा, टर्बन एपिग्लॉटिस। ये हो गया पूरा TB ऑफ द लैरिंग्स।